हाय गाइस, हम लोग देखने वाले हैं टेम्पलेट और सीखने वाले हैं टेम्पलेट। तो सीखने से पहले हमें ज़रूरी है कि ये जान लें कि टेम्पलेट की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है, उसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक एग्जांपल बताया था GS8। हालांकि मैंने GS7 में ही 2 एग्जांपल बता दिया था, बट मैंने यहाँ GS8 में यानी कि उन दोनों एग्जांपल को अलग अलग कर लिया है। GS8 में हमने एक एग्जांपल देखा था, पूरा हम लोग उस एग्जांपल पर नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम लोग इसी एग्जांपल को बस अपना हमें क्या फ़ायदा मिलेगा टेम्पलेट से उस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल था और इसमें हमने कोड लिखा हुआ था views.py फाइल में। यहाँ पर कोर्स एप्लीकेशन के अंदर views.py फाइल में मैं गया और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने ये वाला व्यू फंक्शन लिखा हुआ था। इससे हमें क्या होता है, इसमें जो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हेलो जेंगो हमने जैसे लिखा या फिर हेलो पाइथन लिखा, तो ये हम लोग URL में देख सकते हैं। वेब पेज में हमें ये दिखाई देता है रिस्पॉन्स के तौर पर। यानी कि अगर मैं सर्वर इसका रन करूँ, जो कि मैंने किया हुआ है, तो मैं वेब पेज में जाऊँ और इसका प्रॉपर URL में दूँ तो मुझे हेलो जेंगो देखने को मिलता है। लेकिन क्या हेलो जेंगो सिर्फ दिख जाने से यहाँ पर क्या हमारा पूरा वेब पेज कंप्लीट हो जाता है? क्या हमारा इससे प्रोजेक्ट बन जाएगा? नहीं बनेगा। हमें एक पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत सारा HTML लिखना पड़ता है, बहुत सारा CSS लिखना पड़ता है, बहुत सारा जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, बहुत सारा बूटस्ट्रैप अगर आप यूज़ करते हैं तो उनकी क्लासेस आपको लिखनी पड़ेगी। आप अदर यूटिलिटी यूज़ करते हैं तो उन सभी को आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा अगर हम लोग उन सबको यहाँ पर लिखना शुरू कर दें? पहले तो आप जान लीजिए कि यहाँ पर HTML कैसे लिखेंगे। HTML हम लोग लिख सकते हैं, ये बेहद ही ईजी है। अगर हम लोग यहाँ पर H1 टैग दे दें कॉर्ड्स के अंदर में तो ये हमारा HTML का काम करने लगेगा। ये मैं क्लोजिंग H1 दे देता हूँ। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये मुझे हेडिंग के तौर पर दिखाई देगा, जो कि ईजी है। HTML हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन क्या ये सही तरीका है HTML लिखने का? यानी कि क्या ये हमारे लिए सुविधाजनक होगा कि हम लोग यहाँ पर HTML का कोड लिखें? नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर एक और अब हमारे पास है ऑप्शन कि आप क्या कीजिए, एक वेरिएबल बना लीजिए, देन वेरिएबल में ये वाला आप यहाँ से कट करके यहाँ पर डालिए, देन आप यहाँ पर A लिखिए, देन आप इसको सेव करके आप इसमें इस तरीके से लिखेंगे तो ये आपका सही तरीके से काम करेगा। इसमें क्या होगा कि हमारा HTML का कोड थोड़ा सेपरेट हो गया एक वेरिएबल में। फिर आप चाहें तो यहाँ पर H2 लिखिए और भी जो भी HTML के कोड है आप लिख सकते हैं। ये तो ठीक है, इससे हमें थोड़ी सी सुविधा मिल जाती है, लेकिन क्या ये और बेहतर हो सकता है? मतलब अगर आप देखें तो हमारा इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है? इस फाइल का एक्सटेंशन है .py। फाइल का नाम है व्यूज़ और एक्सटेंशन है .py। तो .py फाइल में HTML को लिखना या फिर CSS को लिखना या फिर जावास्क्रिप्ट को लिखना कभी भी हमारे लिए सुविधाजनक नहीं होने वाला है। अगर हम लोग यहाँ पर HTML लिखना शुरू कर देंगे तो ये views.py फाइल कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और एक दिन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आपको छोड़ना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा। आप मतलब दिमाग बंद करके और सो जाइएगा। इसको और बेहतर हम लोग कैसे बना सकते हैं? और इसको बेहतर बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप एक सेपरेट फाइल बनाइए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप HTML का कोड लिखेंगे, देन उस फाइल को व्यू इस फंक्शन में आकर बस आपको रेंडर करवाना है। अगर ऐसी सुविधा हमें मिलती है तो बेहद अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात होगी। तो एक सेपरेट फाइल जो कि HTML का फाइल होगा, जिसमें एक्सटेंशन होगा .html। अब चूँकि वो .html फाइल है तो उसमें आप HTML लिख सकते हैं, CSS लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप यूटिलिटी जो भी होती हैं सारी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उस पेज को आप वेब पेज में शो कर सकते हैं, जहाँ हमें हेलो जेंगो यहाँ सिर्फ दिखाई दे रहा है, वो आप वेब पेज पूरा का पूरा यहाँ बनाकर यहाँ शो करवा सकते हैं। और उस फाइल को जो हमने सेपरेटली बनाया है HTML का फाइल, उसको हम लोग बस रेंडर करवाएंगे व्यू फंक्शन से। अल्टीमेटली वो रेंडर तो यहीं से होगा, यानी कि चलेगा यहीं से, उसका रूट यहीं पर रहेगा, बट हम लोग HTML को सेपरेट कर देंगे। यानी कि ये वाला कोड हम लोग यहाँ से हटा देंगे, देन उस फाइल को, यानी कि जहाँ पर इसको हम लोग लेकर जाएंगे उस फाइल को हम लोग यहाँ पर लाएंगे और इसको रेंडर करवाएंगे। ओके, तो कुछ सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। तो क्या बेनिफिट होगा हमें टेम्पलेट से? टेम्पलेट से हमें ये बेनिफिट होगा कि हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट को सेपरेटली लिखेंगे, सेपरेट फाइल एक क्रिएट करके हम लोग लिखेंगे। हमें इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि हम लोग जैसी मर्जी वैसी, जैसे कि हम लोग अगर कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जैसे VS कोड में यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे मिल जाता है फ़ायदा कि हम लोग जल्दी फास्ट कोड लिख सकते हैं HTML का, जो कि मैं इस पेज में नहीं लिख सकता बिकॉज इसका एक्सटेंशन .py है, .html नहीं है। तो मैं इसमें एमिट यूज़ नहीं कर सकता, मैं बूटस्ट्रैप की ऑटो कंप्लीटेड क्लासेस यूज़ नहीं कर सकता, वो देगा ही नहीं ये फीचर। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को वहाँ मिल जाएगी, हम लोग अपना डेवलपमेंट फास्ट कर पाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें टेम्पलेट फाइल की आवश्यकता पड़ती है और हमें ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो कैसे बनाएंगे जी टेम्पलेट फाइल? टेम्पलेट फाइल बनाने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो हम लोग ये अभी तक जो हमने काम किया वह आप ध्यान में रखिएगा, उतना तो होगा ही। अब इसके अलावा क्या होने वाला है और कोड में क्या क्या चेंजेस होगी वह हम लोग देखेंगे। तो मैं सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ और आपको लेकर चलूँगा कि एक्चुअली में टेम्पलेट होता क्या है
और किस तरीके से इसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है अपने प्रोजेक्ट में। सबसे पहले व्हाट इज़ टेम्पलेट। टेम्पलेट होता क्या है? टेम्पलेट इज़ अ टेक्स्ट फाइल। टेम्पलेट क्या है? सीधा साधा समझ लीजिए कि टेम्पलेट एक टेक्स्ट फाइल है। इट कैन जनरेट एनी टेक्स्ट बट बेस्ड फॉर्मेट, HTML हो, XML हो, CSV हो, या फिर कोई भी टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट हो, ये आपको जनरेट करके देगा। और टेम्पलेट कंटेन्स वेरिएबल। टेम्पलेट में वेरिएबल हो सकते हैं विच गेट रिप्लेस्ड विथ वैल्यूज when the template is evaluated and tags which control the logic of the template। जब हम लोग डायनेमिक टेम्पलेट बनाना सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें वेरिएबल कैसे यूज़ करेंगे आप, कैसे आप टैग्स यूज़ करेंगे, कैसे वो इवेलुएट होकर आपको उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ देगा, या फिर जो कंट्रोल लॉजिक आप लगाएंगे वह कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। लेकिन डायनेमिक टेम्पलेट में हम लोग अभी सिंपल सा स्टैटिक टेम्पलेट देखेंगे। सो टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट एक सिंपल सा टेक्स्ट फाइल है जो कि आपको जनरेट करके दे सकता है कोई भी टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट। टेम्पलेट में आप डायनेमिक टेम्पलेट भी बना सकते हैं जिसमें वेरिएबल हो सकता है, कोई टैग हो सकता है जो कि आपको डायनेमिक डेटा जनरेट करके देगा। टेम्पलेट इज़ यूज्ड बाय व्यू फंक्शन टू रिप्रेजेंट द डेटा टू द यूज़र। टेम्पलेट जब बनाएंगे वह यूज़ किया जाएगा व्यू फंक्शन के द्वारा, जिससे कि यूज़र को डेटा रिप्रेजेंट करके दिखाया जा सके। अभी क्या करते हैं हम लोग वहीं पर HTML लिख देते हैं, बट अब ऐसा नहीं करेंगे। अब HTML लिखेंगे हम लोग अपने टेम्पलेट फाइल में, देन वो टेम्पलेट फाइल व्यू फंक्शन यूज़ करेगा और उसको रिप्रेजेंट करेगा यूज़र के सामने। इसको पूरा समझिए। यूज़र क्या करता है? यूज़र URL हिट करता है तो रिक्वेस्ट सेंड होता है व्यू फंक्शन के पास। व्यू फंक्शन क्या करेगा? व्यू फंक्शन कॉन्टैक्ट करेगा टेम्पलेट से कॉन्टैक्ट करने के बाद जो भी टेम्पलेट फाइल में डेटा रहेगा, व्यू फंक्शन उस डेटा को टेम्पलेट फाइल से लेगा, देन यूज़र को रिस्पॉन्स के तौर पर देगा। तो यूज़र को सामने दिखाई देगा कि ये वाला टेम्पलेट पेज है, ये डिज़ाइन है, ये चीज़ें उसको करनी है, या फिर ये जो भी वेब पेज में है वह उसको दिखाई देगा। सिंपल सा इसका वर्किंग लॉजिक है। ये एक सिंपल सा, मतलब एक होता है ना कि ऊपर से हम लोग वर्किंग देखना चाहें तो ये है उसका पूरा वर्किंग कि किस किस तरीके से ये पूरा काम होने वाला है। यूज़र पहले सेंड करेगा रिक्वेस्ट URL हिट करके, तो URL से पता चलेगा व्यू फंक्शन का, देन व्यू फंक्शन जाएगा टेम्पलेट फाइल के पास, टेम्पलेट फाइल के से कॉन्टेक्ट करके कि क्या उसको जनरेट करना है, जनरेट करके वो व्यू फंक्शन को देगा, व्यू फंक्शन देगा यूज़र को जिसने URL को हिट किया, रिक्वेस्ट किया है, उसको रिस्पॉन्स देगा। तो ये तो थी जानकारी कि टेम्पलेट क्या होता है और कैसे काम करता है इसके बारे में। अब बात करते हैं कि टेम्पलेट को क्रिएट कैसे करना है। तो हम लोग पहले जानेंगे कि इसका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, फोल्डर और फाइल्स कैसे बनाएंगे। देन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कोड कैसे लिखना है और क्या हमने व्यू फंक्शन में क्या हमें एडिट करने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि क्या चेंजेस हमें करने की आवश्यकता पड़ेगी व्यू फंक्शन में। तो बात करते हैं क्रिएट टेम्पलेट फोल्डर एंड फाइल्स। वी क्रिएट टेम्पलेट्स फोल्डर इनसाइड प्रोजेक्ट फोल्डर। टेम्पलेट्स फोल्डर विल कंटेन ऑल HTML फाइल्स। तो एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर आपको क्रिएट करना है अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। प्रोजेक्ट फोल्डर मतलब कौन सा प्रोजेक्ट फोल्डर? इनर या आउटर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, यानी कि रूट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी जो है उसके अंदर आपको टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है। और इस टेम्पलेट्स फाइल के अंदर हम लोग जितने भी HTML फाइल्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी उन सभी को हम लोग रखेंगे, यानी कि टेम्पलेट फाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी, उन टेम्पलेट्स फाइल को हम लोग इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर में रखेंगे। ध्यान रहे कि इस फोल्डर का नाम टेम्पलेट्स ही होना चाहिए, स्पेलिंग एकदम सेम टू सेम डिट्टो यही होना चाहिए। पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? मान लीजिए कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम है Geekysauce, तो इसके अंदर हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे टेम्पलेट्स नाम का। देन हमारा इनर प्रोजेक्ट फोल्डर रहेगा, इसके अंदर अपनी फाइल्स होते हैं। देन manage.py होता है। देन हमारा एप्लीकेशन हो सकता है एक या एक से अधिक। इसमें टेम्पलेट्स हमारा टेम्पलेट फोल्डर है। इसी फोल्डर के अंदर हमें फाइल्स बनानी है। जैसे हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया Geekysauce, इसके अंदर हमने पहले एक फोल्डर क्रिएट किया टेम्पलेट्स। देन इसके अंदर हमारे सारे HTML फाइल होंगे। जैसे मेरा एक course1.html है, course2.html है, fees1.html है, देन fees2.html है। देन हमारा एक इनर प्रोजेक्ट फोल्डर है, देन इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं, देन एप्लीकेशन। ये जो फाइल्स हैं इनको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट फाइल्स। टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर जो भी HTML फाइल्स होती हैं उनको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट फाइल्स, और उस टेम्पलेट्स फोल्डर को टेम्पलेट फोल्डर कहा जाता है। ये टेम्पलेट्स फोल्डर कहा जाता है, तो वो तो फोल्डर होता ही है, तो फोल्डर ही कहा जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से हम लोग अपना फोल्डर स्ट्रक्चर और फाइल तैयार कर लेते हैं। लेकिन क्या सिर्फ फोल्डर हमें बना लेने से हमारा काम होता है? नहीं होता है। जिस तरीके से एप्लीकेशन का फोल्डर बनाने से सिर्फ काम नहीं होता है, बल्कि एप्लीकेशन को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना पड़ता है, उसी तरीके से टेम्पलेट फोल्डर सिर्फ बना लेने से काम नहीं होता है, बल्कि टेम्पलेट फोल्डर को हमें ऐड करना पड़ता है settings.py फाइल में।
तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है पूरा हमारे टेम्पलेट्स का, कि प्रोजेक्ट देन टेम्पलेट्स फोल्डर, देन इसके अंदर ये फाइल्स, देन हमारा इनर प्रोजेक्ट फोल्डर और ये कुछ एप्लीकेशन। तो इस यहाँ जो हमने टेम्पलेट्स फोल्डर बनाया हुआ है इसको हमें ऐड करना है अपने settings.py फाइल में। तो कैसे ऐड करेंगे, आपको जाना है settings.py फाइल में, जो कि आपको इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में मिलेगा। ये हमारा इनर प्रोजेक्ट फोल्डर है, तो इसके अंदर हमारा settings.py फाइल है। तो इस फाइल को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद पहले एक हम लोग वेरिएबल बना लेंगे, ये जरूरी नहीं है बट हम लोग वेरिएबल बनाएंगे क्योंकि हमें क्लीन रखना है अपने कोड को। तो template_dir नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। देन हम लोग इसमें लिखेंगे os.path.join और base_dir पहले से बना हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा जब कोड करेंगे तब। कॉमा देकर टेम्पलेट्स, जो फोल्डर का नाम हमने टेम्पलेट्स रखा हुआ है वही हम लोग यहाँ पर टेम्पलेट्स लिख देंगे। देन हम लोग जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलेगा। एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल कर देंगे जैसे करते हैं वैसे ही, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन और स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो आपको मिलेगा एक टेम्पलेट्स नाम का लिस्ट, कुछ इस तरीके से। इसमें आपको ढूंढना है DIRS, वहाँ लिखा हुआ रहेगा DIRS और ये ब्लैंक रहेगा, ये जो है ब्लैंक रहेगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है ये वाला, ये बस मुझे यहाँ पर लिख देना है। बस इससे क्या हुआ, इससे मेरा ये जो टेम्पलेट्स फोल्डर था ये मेरा settings.py फाइल में ऐड हो जाता है। अब मैं अपने टेम्पलेट्स फाइल के साथ काम कर सकता हूँ। एक छोटा सा वर्क है ये जो आपको करना पड़ेगा, अपने टेम्पलेट्स फोल्डर को settings.py फाइल में ऐड करना है, जिसके लिए आपको ये वाला ढूंढना है। देन DIRS के अंदर आपको templates_dir लिखना है और ध्यान रहे कि इसके लिए ये वाला वेरिएबल पहले से बना हुआ हो। आप चाहें तो ये ना लिख कर और यहाँ ये ना लिख कर डायरेक्ट ये वाला जो आप लिख रहे हैं ये वाला, आप इसी को डायरेक्टली इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिख सकते हैं, बट उससे हमारा कोड क्लीन नहीं रहेगा। इसीलिए मैं हमेशा इसको पहले एक वेरिएबल में डालता हूँ, देन वेरिएबल को यहाँ पर लिखता हूँ। तो दोनों में से कोई भी अप्रोच आपको देखने को मिल सकता है और दोनों में से कोई भी अप्रोच आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया जी ऐड करने की बात। क्यों ऐड करना है, यहाँ पर टेम्पलेट्स फोल्डर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो क्यों ऐड कर रहे हैं, इसको इसीलिए ऐड किया जा रहा है बिकॉज अगर आपने मेरा settings.py फाइल का वीडियो देखा हो जिसमें हमने डिटेल में बात किया है हर एक कोड के बारे में, वहाँ हमने टेम्पलेट्स के कोड के बारे में भी डिस्कस किया है कि क्यों इसके अंदर जो सारे प्रॉपर्टीज हैं सारे सभी के बारे में डिस्कस किया है। पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमें क्यों ये लिखना है। डायरेक्टरीज वेयर द इंजन शुड लुक फॉर टेम्पलेट सोर्स फाइल। तो इंजन जो है हमारा, जो टेम्पलेट इंजन है वह देखेगा इसी डायरेक्टरी के अंदर सभी सोर्स फाइल्स को, यानी कि टेम्पलेट्स फाइल को ढूंढेगा कैसे वो। तो हम लोग यहाँ पर एक पाथ रख देते हैं कि इस पाथ में जाना है और आपको सारे सोर्स फाइल मिल जाएंगे, यानी कि टेम्पलेट्स फाइल आपको मिल जाएंगे। किसको, इंजन को, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है इसको सर्च करने का और इसको देने का, सर्व करने का। तो ये templates_dir कुछ नहीं है, एक पाथ है। किसका पाथ है, हमारे टेम्पलेट्स फोल्डर का पाथ है, जो मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा जब हम लोग कोड देखेंगे तब। अब स्टेप्स देख लेते हैं क्विकली, ताकि हमें ये पूरा हमारा ध्यान में रहे और हमें याद हो जाए। पहले क्या करना है, पहले हमें अपना प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर लेना है। देन प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाना है और हमें एप्लीकेशन बना लेना है। एक या एक से अधिक एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। एप्लीकेशन बनाने से सिर्फ काम नहीं होता है, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसको हमने इंस्टॉल कर लिया अपने प्रोजेक्ट में। settings.py फाइल के अंदर जाना है, installed_apps में जाना है, देन वहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन का नाम लिखकर उसको इंस्टॉल कर लेना है। ईजी है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक नया स्टेप देखने को मिलता है कि हमें अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, रूट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, यानी कि इस वाले प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है, जो कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। सिर्फ ये क्रिएट करने से काम नहीं बनेगा, बल्कि इसको settings.py फाइल में ऐड भी करना पड़ेगा। तो ऐड करना है टेम्पलेट्स डायरेक्टरी को या फिर टेम्पलेट्स फोल्डर को settings.py फाइल में। कैसे ऐड करना है, उसके लिए आपको पहले एक वेरिएबल बना लेना है। इस तरीके से ये कोड आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। बट ये एक्चुअली में है क्या हमें दे रहा है इस वेरिएबल में, ये मैं आपको बताऊंगा कोड में प्रिंट करके। ये वेरिएबल बनाने के बाद आपको टेम्पलेट्स लिस्ट में जाना है, देन यहाँ पर आपको DIRS ढूंढना है और ये वाला वेरिएबल आपको यहाँ पर लिख देना है। ईजी है। ये आपको कहाँ पर करना है, ये आपको करना है settings.py फाइल में। settings.py फाइल आपको कहाँ मिलेगा, इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर settings.py फाइल है। यहाँ पर आकर आपको ये वाला कोड लिखना है और या ढूंढकर आपको ये वाला मेंशन करना है। ओके, तो ये स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, आपका टेम्पलेट्स फोल्डर ऐड हो गया settings.py फाइल में। इसके बाद क्या करना है,
इसके बाद आपको फाइल्स क्रिएट करनी है, यानी कि टेम्पलेट्स फाइल आपको क्रिएट करनी है टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर, यानी कि इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर जितनी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उतनी आप टेम्पलेट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। मेरे केस में मुझे था कोर्स 1, तो मैंने कोर्स 1 क्रिएट किया, कोर्स 2, फीस 1, फीस 2, तो मैंने क्रिएट कर लिया। ईजी है। उसके बाद आपको व्यू फंक्शन लिखना है। मैं व्यू फंक्शन कैसे लिखना है इसका मैं तरीका बताऊंगा, या थोड़ा सा मैं चेंज करना पड़ेगा कोड, बिकॉज अभी एक टेम्पलेट फाइल रेंडर करेगा तो उसका अलग कोड लिखा जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। देन हमारा जो बाकी का प्रोसेस है, जैसे URL डिफाइन करना है, तो वो सारी चीज़ें आप एज इट इज़ जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। बाकी कोड देखेंगे तो हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग कोड में जाने से पहले ये वाला पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, यानी कि टेम्पलेट्स फोल्डर बनाएंगे, देन ये फाइल्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कोड कैसे लिखना है। पहले जितना हम लोगों ने अभी तक देखा उतना हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल में चलते हैं। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, इनका अभी कोई काम नहीं। तो ये हो गया मूव, और इसको भी कर देता हूँ मूव। GS8 है हमारा लास्ट में। व्यू में जाना है, टर्मिनल ओपन करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए लिखना है Django एडमिन और स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम होगा हमारा GS9। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, आप देख सकते हैं GS9 हमारा क्रिएट हो गया। इसके अंदर एक इनर प्रोजेक्ट फोल्डर है जिसमें ये सारी फाइल्स हैं। देन हमें क्या करना है, देन हमें इसके अंदर एप्लीकेशंस बनानी है। तो इसके अंदर एप्लीकेशन बनाने के लिए इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो CD GS9 इसके अंदर में चला गया। देन हमें एप्लीकेशन बनाना है, तो python manage.py स्टार्ट ऐप, और एप्लीकेशन का नाम है कोर्स। तो मैंने कोर्स बना लिया। उसके बाद एक और एप्लीकेशन बनाना है, तो फीस। हालांकि एक एप्लीकेशन से भी हमारा काम हो जाता है, बट मैं मल्टीपल आपको बना के दिखा रहा हूँ, बिकॉज आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टीपल ही बनाना पड़ता है। तो ये 2 एप्लीकेशन हमने बनाया। सिर्फ इसको बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप है कि इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जाए। इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के settings.py फाइल में। यहाँ पर जाने के बाद आपको ढूंढना है इंस्टॉल्ड ऐप्स, ये वाला, और यहाँ पर अपने एप्लीकेशन का नाम लिखना है। तो पहला एप्लीकेशन है मेरा कोर्स, तो मैंने कोर्स लिखा। दूसरा एप्लीकेशन है मेरा यहाँ पर क्या फीस, तो मैंने फीस लिखा और कॉमा, और इसको सेव कर दीजिए। बाद में अगर और आवश्यकता पड़ेगी एप्लीकेशन की तो बाद में हम लोग और क्रिएट करके इसमें ऐड करते जाएंगे और अपना काम करते जाएंगे। बट हमारा अभी का स्टेप है कि हमें क्या करना है, हमें एक फोल्डर बनाना है टेम्पलेट्स नाम का। तो टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर आप कहाँ बनाएंगे, आप बनाएंगे रूट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर, यानी कि यहाँ पर GS9 ये जो ऊपर में हुआ इस इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर नहीं बनाना है, आउटर प्रोजेक्ट फोल्डर में यहाँ पर बनाना है। अब यहाँ बनाने के लिए आपको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए, न्यू फोल्डर में क्लिक कीजिए। देन आप लिख दीजिए उसका नाम। जैसे मैं न्यू फोल्डर में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ टेम्पलेट्स, और मेरा टेम्पलेट्स फोल्डर क्रिएट हो गया। इसके अंदर अभी कोई भी फाइल नहीं है। एक ये तरीका फोल्डर क्रिएट करने का हो गया। दूसरा तरीका बताता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दूसरा तरीका हमारा ये है कि आप GS9 के अंदर तो है ही, यहाँ पर पाथ में टर्मिनल से कैसे आप बना सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप कमांड लिखेंगे mkdir और टेम्पलेट्स फोल्डर का नाम, तो टेम्पलेट्स मैंने लिख दिया और इंटर प्रेस कीजिए। देखिए टेम्पलेट्स फोल्डर हमारा यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो या तो आप यहाँ से क्रिएट कर लीजिए राइट क्लिक करके, या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट से यानी कि टर्मिनल से क्रिएट कर लीजिए, दोनों सेम है। या फिर आप इसको सीरियस कर क्लियर करता हूँ, या फिर आप इसका जो भी पाथ है, यानी कि जहाँ पर अगर मैं इसमें आपको दिखाऊँ तो ये मेरा आउट ऑफ प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसके अंदर जाना है और यहाँ पर राइट क्लिक करके आप न्यू फोल्डर, इस तरीके से टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। अभी खाली है, तो जैसी मर्जी वैसी आपको बस एक फ़ोल्डर बनाना है खाली सा। तो हमने एक फ़ोल्डर बना लिया जी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ये जो हमारा टेम्पलेट्स फोल्डर है इसे हमें settings.py फाइल में ऐड करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनर प्रोजेक्ट फोल्डर में जाना है, यहाँ से settings.py फाइल में यहाँ पर जाना है और सबसे पहले हमें यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करना है। वेरिएबल का नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, बट मेरे केस में मैं टेम्पलेट _dir रख रहा हूँ। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, बट ये नेमिंग कन्वेंशन है कि आप इसका नाम इस तरीके से लिखिए और ये कैपिटल में लिखिए। देन इसके बाद आपको कोड लिखना है OS पाथ और हमें ज्वाइन करना है बेस dir में। बेस dir जो पहले से बना हुआ ये वाला, इसको बस कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट और इसी में हमें ज्वाइन कर देना है क्या,
टेम्पलेट्स, बस इसको मैंने सेव कर दिया। तो जो हमारा फोल्डर का नाम यहाँ टेम्पलेट्स था वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ टेम्पलेट्स, और जो बेस dir यहाँ पर जो हमारा पाथ आएगा वो हमने यहाँ पर लिखा, उसमें बस ये टेम्पलेट्स हमारा ज्वाइन हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन दोनों में एक्चुअली में है क्या जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं बेस dir भी आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, बेस dir, और हम लोग प्रिंट करेंगे टेम्पलेट dir को भी। टेम्पलेट ये क्या है, ये सिंपल सा हमारा पाइथन फाइल है settings.py फाइल, तो इसको हम लोग रन कर सकते हैं सेपरेटली। लेकिन इसको रन करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, क्योंकि वहीं पर ये फाइल है। तो चलिए चलते हैं, cdgs9 करना है, और यहाँ पर सिंपली हम लोग लिखेंगे कैसे हम लोग रन करते हैं पाइथन फाइल, पाइथन लिखना है, देन हमें लिखना है settings.py और इंटर प्रेस किया। देखिए हमें प्रिंट बेस dir से प्रिंट होकर मिलता है ये वाला पाथ। तो बेस dir के पास क्या है, ये वाला पाथ है, सी ड्राइव में मेरा है। देन मैंने जेंगो कोड फोल्डर के अंदर gs9, इस तरीके से ये हमारा हमें दे रहा है रूट प्रोजेक्ट फोल्डर का पाथ। तो जहाँ जहाँ भी आपको बेस dir दिखता है वहाँ समझिए कि ये वाला पाथ लिखा हुआ है। अगर आप टेम्पलेट्स dir को देखेंगे तो हमने क्या किया, हमने उस बेस dir में बस टेम्पलेट्स को ज्वाइन किया हुआ है। तो अब ये पाथ है कहाँ पर, टेम्पलेट्स dir के पास। और ये पाथ क्या इंडिकेट करता है, ये पाथ इंडिकेट करता है कि हमारा कहाँ पर टेम्पलेट्स फाइल है। तो बस इसी को हमें, यानी कि टेम्पलेट्स dir को हमें, ये मैं हटा देता हूँ, ये हमारा डिबग के लिए था, मतलब हमें देखने के लिए था, तो इसको हटा देता हूँ, इससे हमारा कोई काम अभी नहीं होने वाला है। तो यही पाथ हमें यहाँ पर देना होता है। आप नीचे जाएंगे, आप देखेंगे, मैं इसको डाउन कर देता हूँ, यहाँ पर नीचे देखेंगे, देखिए टेम्पलेट्स नाम का ये जो लिस्ट है यहाँ पर आना है। देन यहाँ पर आपको मिलेगा dirs, ये वाला बस आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पर हमने वो पाथ दे दिया जिस पाथ में हमारा सारा टेम्पलेट्स फाइल होगा, जिससे कि इंजन सर्च कर पाए कि कहाँ पर टेम्पलेट्स फाइल है। इसीलिए हमें ये वाला पूरा पाथ यहाँ पर देना पड़ रहा है। टेम्पलेट्स_dir है, बट इसके अंदर है पाथ इस टेम्पलेट्स फोल्डर का। इतना क्लियर हो गया कि क्यों हमने लिखा है और इसके अंदर क्या है। वेरी गुड, इसको सेव कर दीजिए, और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। settings.py फाइल में इसको हम लोग, इसमें बाहर आना पड़ेगा, तो cd ... और हम लोग एक स्टेप बाहर, और इसको मैं कर देता हूँ नीचे। टेम्पलेट्स फोल्डर को हमने ऐड कर दिया अपने settings.py फाइल में। अब इसका कोई काम नहीं, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतनी आप टेम्पलेट्स फाइल यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए। तो मे भी अभी 2 रिक्वायरमेंट होगी, बाद में आपको उसके बाद और चाहिए होगा। तो जब भी चाहिए हो, जितना चाहिए हो, बस आपको यहाँ आना है, राइट क्लिक करना है, न्यू फाइल क्लिक में जाना है, और यहाँ फाइल नेम लिखना है course1 मेरे केस में है, तो मैंने course1.html लिख दिया। ये मेरा HTML का फाइल बन गया। मुझे और फाइल्स चाहिए तो मैं और फाइल्स बना सकता हूँ। यहाँ मुझे राइट क्लिक करना है, मुझे लिखना है course2.html, तो मैंने ये भी लिख दिया, मेरा एक और फाइल बन गया। मुझे और फाइल चाहिए तो मैं राइट क्लिक करूँगा, देन मुझे चाहिए एक फीस। हालांकि एक फाइल से ही हमारा काम हो जाता है, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप मल्टीपल फाइल भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। देन fees2.html, तो ये सारे मेरे HTML के फाइल हैं। 2 एप्लीकेशन कोर्स फीस नाम का था, उसके रिगार्डिंग मुझे जो फाइल चाहिए थी टेम्पलेट फाइल, वो मैंने सारी की सारी इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर बना दी है। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है व्यू फंक्शन लिखना, क्योंकि वेब हमारा अल्टीमेटली गोल क्या होता है कि वेब पेज में हमारा दिखना चाहिए यूज़र को, जो भी हम लोग बनाने वाले हैं। यूज़र को दिखेगा कैसे, जब तक आप व्यू फंक्शन नहीं लिखेंगे, URL डिफाइन नहीं करेंगे, तो वो तो बेसिक नीड है, वो तो करना ही है। तो चलिए चलते हैं व्यू फंक्शन में, इनको मैं क्लोज कर देता हूँ, इनका भी यूज़ नहीं है। व्यू फंक्शन में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ एक सिंपल सा व्यू लिख कर, देन उसका URL भी डिफाइन कर लेंगे हम लोग। तो व्यू कोर्स वाले व्यू में मैं आ गया हूँ। यहाँ पर एक मैं बनाता हूँ, एक ही बनाऊँगा, ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, ठीक है। तो हमें फंक्शन बनाना है div, और फंक्शन का नाम होगा learn Django। देन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, रिटर्न http। ओके, हमने इंपोर्ट नहीं किया, जरा मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम django.http import http response। देन मैं रिटर्न यहाँ पर http response, और यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, एक HTML का कोड लिख रहा हूँ मैं, h1 hello Django
और यहाँ पर h1 क्लोज। इसी को कॉपी करके एक और फंक्शन बना ही देता हूँ, क्योंकि हमने हर बार देखा है 2 फंक्शन, तो बना देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कर देंगे लर्न पाइथन और यहाँ पर हम लोग कर देंगे हेलो पाइथन। वीडियो लंबा बनता है मुझे पता है, हेलो हेलो लिख दिया मैंने, हेलो पाइथन, बट क्या करें, ये चीज़ ही ऐसा है कि आपको बड़ा बड़ा वीडियो देखना ही पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो हमने ये 2 व्यू फंक्शन बना लिए। अभी ये ऐसे तो चलेगा नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, URL डिफाइन करना है। URL डिफाइन करने से पहले मैं जो हमारा फीस नाम का एप्लीकेशन है उसके व्यू में भी ये व्यूज़ बना देता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। लर्न जेंगो की जगह मैं कर देता हूँ फीस जेंगो और फीस पाइथन। देन यहाँ पर सिंपली हम लोग 300 और इसको कर देंगे 200। देन इनके लिए URLs डिफाइन करेंगे। तो URLs डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो urls.py फाइल है इसमें, या फिर हम लोग सेपरेटली हर एक एप्लीकेशन के अंदर urls.py फाइल बनाएंगे। देन उसको इंक्लूड कर देंगे अपने इस मेन जो हमारे urls.py फाइल होता है उसमें। तो वही वाला अप्रोच हम लोग यूज़ करेंगे, बिकॉज हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो अपने एप्लीकेशन के अंदर न्यू फाइल urls.py। देन सिंपली मैं कॉपी कर लेता हूँ जो बेसिक हमारा कोड है वह, यानी कि ये वाला। इसको कॉपी किया, इसमें मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर पेस्ट किया। मुझे ये एडमिन भी नहीं चाहिए यहाँ पर, तो मैंने इसको हटा दिया। मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो मैंने इसको हटा दिया। यहाँ सिंपली हम लोग URL डिफाइन करेंगे अपने कोर्स एप्लीकेशन के लिए। तो पहले मैं लिखता हूँ लर्न डीजे, ये सब कुछ हमने देखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे व्यूज़ डॉट लर्न जेंगो, हमारा जो फंक्शन है। फिर एक और हमारा है, तो लर्न डीजे की जगह लर्न पी कर देता हूँ और लर्न पाइथन कर देंगे। और यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम करंट डायरेक्टरी इंपोर्ट व्यूज़, और ये सेव कर दिया। अभी इसी के सिमिलर हमें बनाना है ऐप फीस जो हमारा ऐप है उसके अंदर। तो हमें इसके अंदर हमने urls.py फाइल नहीं बनाया, तो इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ urls.py फाइल। मैं बस सेटअप कर रहा हूँ अभी सब कुछ, ताकि मैं आपको टेम्पलेट्स दिखा सकूँ, और शुरू से कर रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है। तो हमने व्यूज़ को अभी बनाया नहीं, इसलिए हमें एरर दे रहा है। प्लस हमारा जो यहाँ पर फीस होगा और ये भी हमारा फीस होगा। देन लर्न डीजे की जगह हम लोग फीस डीजे लिखेंगे, फीस डीजे, और यहाँ भी हम लोग फीस PY लिख देंगे। ओके, इसको सेव कीजिए। अभी हमारा ये क्लियर है, हमने व्यूज़ फंक्शन बना दिया हुआ है यहाँ पर फीस के लिए। ओके, तो फीस जेंगो, फीस पाइथन, ओके गुड, सब कुछ ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये वाला इंक्लूड करना है अपने इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो हमारा urls.py फाइल है, यहाँ पर हमें इंक्लूड करने का है। इंक्लूड करने के लिए पहले इंक्लूड, देन यहाँ पर हम लोग चले आएंगे पाथ, और एक हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हमारा कोर, और इंक्लूड करना है हमें कोर्स डॉट urls को, और सिमिलर तरीके से हम लोग यहाँ FE लिखेंगे फीस के लिए, और यहाँ पर कर देंगे फीस डॉट urls। इतना काम हमारा ख़त्म हो जाता है। अभी हम लोग अगर देखेंगे तो हमें वेब पेज में ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो चलिए मैं इसको एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर पहले सर्वर रन करने से पहले एक बार हम लोग रिविजिट कर लेते हैं कि हमने क्विकली बनाया, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। तो URL से शुरू करता हूँ मैं। यहाँ पर सब कुछ ठीक है, यहाँ पर भी सब कुछ ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने लगभग सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। व्यूज़ में देखते हैं, व्यूज़ में हमारा लगभग ठीक लग रहा है। देखिए यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट नहीं दिया है जो कि मैंडेटरी है, तो हमें यहाँ रिक्वेस्ट देना पड़ेगा, और यहाँ भी हमें रिक्वेस्ट लिखना पड़ेगा। ओके, रिक्वेस्ट हमने लिख दिया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जाहिर सी बात है यहाँ भी हमारा मिस हुआ होगा, तो हमने यहाँ भी इसको पेस्ट कर देना है। और मैंने इसको सभी को सेव कर दिया। अब हम लोग अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कोई एरर आता है क्या। कोई एरर तो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए इसको रन करते हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर रन किया, देखता हूँ यहाँ पर कोई एरर है क्या। कोई एरर नहीं है। अब URL हिट करके सर्च करते हैं कोर और लर्न डीजे, तो हमें हेलो जेंगो दिखाई देता है। अगर मैं इसमें लिख दूँ लर्न PY तो मुझे पाइथन दिखाई देगा। अगर मैं फीस के लिए FE और फीस डीजे करूं तो मुझे
जेंगो का फीस और मैं फीस पी वाई करूँ तो मुझे पाइथन का फीस दिखाई देगा। ओके जी, गुड है, करेक्ट है सब कुछ। बट फिर से तो हम लोग वहीं आ गए। फिर हमने क्या यूज़ किया, हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है इन टेम्पलेट्स फाइल्स का। हमने बस उसी तरीके से जनरली अभी तक हम लोग देखते थे वैसे हमने किया हुआ, लेकिन अभी हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, इन टेम्पलेट्स फाइल का यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करेंगे, इनके अंदर कोड कैसे लिखते हैं, और जब इनका यूज़ करते हैं तो व्यू फंक्शन में क्या परिवर्तन करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है अभी। तो पहले मैं ये सर्वर स्टॉप करता हूँ और हम लोग वापस से आते हैं पीपीटी में। साइड में आपको पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। राइट टेम्पलेट फाइल्स। When we create template files for application, we separate business logic and presentation from the application views.py फाइल। देखिए, जब हम लोग टेम्पलेट फाइल क्रिएट करते हैं, व्यू फाइल में जब हम लोग सारा कोड व्यू फाइल में ही लिख रहे हैं, टेम्पलेट फाइल हमारे पास नहीं, टेम्पलेट फोल्डर हमारे पास नहीं, तो वहीं पर क्या करना पड़ता है, हमारा जो बिजनेस लॉजिक होता है, यानी कि पाइथन रिलेटेड जो हमारा कोड हो, जैसे मल्टीप्लिकेशन है या फिर हमारा एडिशन है, वो सारा चीज़ हमें वहाँ करना पड़ता है। उसको दिखाने के लिए, यानी कि प्रेजेंटेशन के लिए भी कोड हमें वहीं पर लिखना पड़ता है। यानी कि हमारा जो पाइथन का कोड होगा वह भी और HTML का कोड होगा वह भी, हमें दोनों ही views.py फाइल के अंदर लिखने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अब जब आप टेम्पलेट फाइल्स का यूज़ करने लगते हैं तब आप सेपरेट कर देते हैं बिजनेस लॉजिक को और प्रेजेंटेशन लॉजिक को। बिजनेस लॉजिक को आप views.py फाइल में लिखेंगे और प्रेजेंटेशन, जो भी आपका प्रेजेंटेशन होगा, उन सभी को आप अपने टेम्पलेट्स फाइल में लिखेंगे। सो मान लीजिए कि मेरा ये कोर्स एप्लीकेशन है, इसका हम लोग तैयार कर रहे हैं, एप्लीकेशन का जो कोड है लिखने का, जनरली वो फॉलो करते हैं और लिखते हैं। तो मैं इसके views.py फाइल में सिर्फ इसका बिजनेस लॉजिक लिखूंगा और इसका जो प्रेजेंटेशन है उसको मैं यहाँ पर लिखूँगा। इन दोनों, ये दोनों है इससे रिलेटेड, तो इन दोनों में लिखूँगा। और आवश्यकता पड़ेगी तो और भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ टेम्पलेट फाइल। समझ में आ गया? इससे हमें ये बेनिफिट मिल रहा है कि दोनों हमारा अलग अलग हो रहा है। यानी कि जिस बंदे को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आता है वो सिंपली इन फाइल्स पर काम कर सकता है। जिसको पाइथन आता है वो बंदा इस पर काम कर सकता है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। ये अपना पूरा फ्रंट एंड का काम करेगा जो भी इसको दिया गया है, और ये बंदा अपना बैक एंड पाइथन का जेंगो का काम करेगा। कुछ हद तक एक दूसरे से दोनों जुड़े हुए रहते हैं, बट ज़्यादातर दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, दोनों फ्रंट एंड वाला बंदा और बैक एंड वाला बंदा। सो नाउ we will write business logic in views.py file and presentation code in template file। क्लियर? तो कैसे लिखेंगे जी? लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है। ये HTML का फाइल है, तो HTML में जैसे आप कोड लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। तो देखिए, हमने टेम्पलेट, हमें कहाँ लिखना है, टेम्पलेट्स फोल्डर, यानी कि ये वाला जो फोल्डर है इसके अंदर जो फाइल्स हैं, जैसे course1.html, तो इसको आपको ओपन करना है। तो मैंने ओपन कर लिया। देन आप लोग जैसे आप HTML का कोड लिखते हैं, जैसे HTML का ओपनिंग टैग, हेड टैग, और अगर आपको स्टाइल शीट यूज़ करना है, मतलब CSS यूज़ करना है, तो उसके लिए स्टाइल टैग यूज़ कर सकते हैं। देन बॉडी टैग के अंदर जो भी आपको कोड लिखना है वो लिख सकते हैं। देन जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है तो स्क्रिप्ट टैग लिख सकते हैं और आपका HTML बंद। तो ये एक फाइल के लिए आपने लिखा, ये वाला आपने ओपन किया और ये सारा कोड आपने लिख डाला। उसी तरीके से अगर आपको दूसरे वाले में भी लिखना है तो दूसरे वाले में लिखिए। अगर आपको fees1.html में लिखना है तो उसमें भी लिखिए। अगर आपको fees2.html में लिखना है तो उसमें भी लिखिए। तो हमने ये सेपरेटली सभी फाइल्स में कोड लिख दिया। पहले वाले में मैंने लिखा हेलो जेंगो और अपना HTML का फॉर्मेट तो रहेगा ही। इसमें मुझे CSS जावास्क्रिप्ट नहीं चाहिए था तो मैंने हटा दिया ये वाला, और ये वाला टैग एक्चुअली मैंने जगह बचाने के लिए हटाया। देन मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो पाइथन, और ये हमारा टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर fees1.html फाइल के अंदर मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया 300, और fees2.html फाइल के अंदर मैंने लिख दिया हुआ है 200। ये 300 और ये 200। बाकी आप और भी कोड लिख सकते हैं, आप CSS ऐड कीजिए, जावास्क्रिप्ट ऐड कीजिए, जो ये यूज़ करना है कीजिए। जैसे आप HTML में कोड करते हैं वैसे आप इसमें कर सकते हैं, बिकॉज ये .html से एक्सटेंशन से बना हुआ है। ओके, तो ये हो गया कि टेम्पलेट फाइल्स कैसे आप लिखेंगे। सिर्फ लिख देने से काम नहीं होगा, अभी क्या करना पड़ेगा आपको, views.py फाइल में ऐसा कोड लिखना पड़ेगा जो इस टेम्पलेट फाइल को रेंडर करे। जो भी कोड आपने लिखा है, इसको, ये सिंपल एक कोड तो है नहीं, ये पूरा फाइल है, तो फाइल को रेंडर करना पड़ेगा आपको views.py फाइल में, बिकॉज URL जो होता है वो तो ढूंढने के लिए views.py फाइल में ही आएगा। देन यहाँ से ये ढूंढेगा टेम्पलेट, तो यहाँ पर आपको कोड लिखना पड़ेगा रेंडरिंग का, तभी तो ये ढूंढने के लिए यहाँ पर आएगा।
तो कैसे लिखेंगे वो, और उसको लिखने के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको समझते हैं। रेंडरिंग टेम्पलेट फाइल्स। बाय क्रिएटिंग टेम्पलेट फाइल फॉर एप्लीकेशन वी सेपरेट बिजनेस लॉजिक एंड presentation from the application views.py file. Now we will write business logic in views.py file and presentation code in HTML file. ये हमने पहले भी देखा हुआ था, वही सेम लाइन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ताकि आपका माइंड क्लियर रहे। Still, views.py file will be responsible to process the template files. For this, we will use render function in views.py file. आपने दोनों को सेपरेट कर दिया, यानी कि बिजनेस लॉजिक आपका सेपरेट हो गया views.py फाइल में, प्रेजेंटेशन कोड आप लिखेंगे आपका टेम्पलेट फाइल में यानी कि या इन फाइल्स में, मगर अभी भी इन फाइल्स को रेंडर करने की जिम्मेदारी views.py फाइल की ही है। और इन फाइल्स को रेंडर करने के लिए views.py फाइल हेल्प लेता है रेंडर फंक्शन की। तो ये वाला फंक्शन हमें पढ़ना पड़ेगा डिटेल में पढ़ें उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको कोड यहाँ दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसको लिखना होता है views.py फाइल में। तो ये views.py फाइल हमने ओपन किया, देन क्या सिंटेक्स बनता है वो ध्यान में रखिएगा। हमें क्या करना होता है, हमें रेंडर हमारा फंक्शन है, तो हमें रेंडर यूज़ करने के लिए पहले रेंडर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। रेंडर इंपोर्ट होता है Django शॉर्टकट से इंपोर्ट करना है हमें ये वाला फंक्शन। अब यहाँ पर ये क्या है, आप इसके पाथ में जाइएगा। मैंने ये सर्च करना बताया कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि Django पैकेज है, शॉर्टकट हमारा मॉड्यूल है, इस तरह की चीज़ें कैसे आप इसके डायरेक्टरी में जाकर पता लगा सकते हैं, वो मैंने पहले ही बताया हुआ है। तो ये मैं डिस्कशन यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद जैसे हम लोग सिंपली इसमें फंक्शन बनाते हैं वैसे ही फंक्शन बनाना है। व्यू फंक्शन DEF लिखना है, फंक्शन का नाम लिखना है, रिक्वेस्ट लिखना है। बट इसके अंदर अब आप डायनेमिक डेटा लिख सकते हैं। डायनेमिक डेटा मतलब जैसे इफ़ एल्स लिख सकते हैं, ये तो लिख ही सकते थे पहले भी, बट अब हमें लिखना पड़ेगा मीन्स अगर आवश्यकता है तो लिखिए, आवश्यकता नहीं है तो नहीं लिखिए। डायनेमिक डेटा आप यहाँ लिख सकते हैं जैसे इफ एल्स हो गया, एनी पाइथन कोड लॉजिक, कोई भी पाइथन का कोड, बिकॉज ये views.py है यानी कि पाइथन फाइल है, तो पाइथन का कोई भी कोड आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपको बिजनेस लॉजिक में समझ में आता है। सबसे मेन पार्ट कि यहाँ पर अब रेंडर फंक्शन यूज़ होगा। यहाँ पर पहले हम लोग क्या करते थे, रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, बट अब HTTP रिस्पॉन्स आपको यूज़ नहीं करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन HTML फाइल्स को यानी कि टेम्पलेट फाइल को रेंडर करेंगे। रेंडर करने के लिए हमें रेंडर फंक्शन चाहिए, और रेंडर फंक्शन के अंदर होता है रिक्वेस्ट, ये वाला जो हमने दिया, देन टेम्पलेट फाइल का नाम जो इनमें से कोई एक भी हो सकता है, देन कॉन्टेक्स्ट जो कि एक डिक्शनरी लेता है, देन कंटेंट टाइप आप लिखते हैं MIM टाइप जिसमें हम लोग देते हैं, ये हमने HTML में पढ़ा है। देन इसका स्टेटस दिया जाता है, यूजिंग दिया जाता है। इसमें से क्या क्या इसके बारे में डिटेल हमें इन्फॉर्मेशन हमें मतलब कौन सा क्या है ये जानना है हमें, तो हम लोग थोड़ा सा अभी थोड़ी देर में जानेंगे। बस एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि सिंपल सा DEF लिखा लर्न Django, जैसे हम लोग फंक्शन बनाते थे वैसे ही फंक्शन बनेगा, बट यहाँ पर अब हम लोग रिटर्न रेंडर लिखेंगे, और ये हमने रिक्वेस्ट लिख दिया, और हमारा यहाँ पर टेम्पलेट फाइल का नेम होगा। मेरे केस में मैंने ये वाला रेंडर होने के लिए दिया है इस फंक्शन को, यानी कि इस व्यू फंक्शन से क्या होगा, ये वाला टेम्पलेट फाइल हमारा रेंडर होगा। देन इसके अंदर जो भी कोड होगा वह वेब पेज में दिखाई देगा। यहाँ मुझे डायनेमिक डेटा की आवश्यकता नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर डायनेमिक डेटा नहीं लिखा हुआ है। अगर आवश्यकता पड़ती तो मैं यहाँ पर लिख सकता था। डायनेमिक डेटा मतलब कोई भी पाइथन कोड जो आपके प्रोग्राम लॉजिक के अकॉर्डिंग हो, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपको छोटा सा एक सिनेरियो था जिसमें हमने ये वाला कोड देखा, बट इसको जब हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे और बेहतर तरीके से हमारा क्लियर होगा। बट उससे पहले ये जो रेंडर फंक्शन है इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में जानकारी हम लोग लेंगे। तो बात करते हैं रेंडर फंक्शन की। इट कंबाइंस अ गिवन टेम्पलेट विद अ गिवन कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी एंड रिटर्न्स एन HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट विद दैट रेंडर टेक्स्ट। तो सिंपल सा आसान शब्दों में बस इतना सा आप ध्यान रखिए कि ये क्या करता है, ये फंक्शन रिटर्न करेगा HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट विथ रेंडर टेक्स्ट, यानी कि टेम्पलेट फाइल में जो भी होगा वो रेंडर करने के बाद जो भी होगा वह रिटर्न करेगा HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के तरीके से। ओके जी, इसका सिंटेक्स क्या होता है, अच्छा यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है कि कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी, ये भी आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। जब हम लोग डायनेमिक डेटा डालना सीखेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये गिवन कॉन्टेक्स्ट को कैसे कंबाइन करता है, यानी कि डिक्शनरी को कैसे कंबाइन करता है। तो ये सारी चीज़ें लोग देख लेंगे, बट अभी का हमारा कॉन्सेप्ट स्टैटिक टेम्पलेट फाइल बनाना है, तो स्टैटिक में ही रहते हैं।
जब लोग डायनेमिक देखेंगे तब भी हमें ये रेंडर यूज़ करना, अब आगे हमें ये रेंडर ही यूज़ करना है एक्चुअली में। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है, आप लिखते हैं रेंडर, देन इसका पहला पैरामीटर है रिक्वेस्ट, दूसरा है टेम्पलेट फाइल का नाम, एक्सटेंशन के साथ लिखना है, देन कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, कोई डिक्शनरी अगर आपने बनाया हुआ है तो अपने व्यू फंक्शन में, देन कंटेंट टाइप यहाँ लिखते हैं MIM टाइप, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको HTML का वीडियो मेरा देखना पड़ेगा, ये HTML का पार्ट है। देन स्टेटस नन यहाँ लिखा हुआ है, यूजिंग नन लिखा हुआ है। क्या है ये सब? रिक्वेस्ट इज़ द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यूज्ड टू जनरेट दिस रिस्पॉन्स, यानी कि द रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट यहाँ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है जो कि रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंडेटरी है, ये आपको रेंडर फंक्शन के साथ लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार दिया हुआ। इसी के साथ आपको टेम्पलेट फाइल का नाम लिखना भी मैंडेटरी है, यहाँ पर स्टार लिखा हुआ। ये कि इसमें क्या लिखते हैं हम लोग? द फुल नेम ऑफ अ टेम्पलेट टू यूज़ और सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट्स नेम। आप सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट्स नेम भी लिख सकते हैं, या फिर एक है तो आप एक टेम्पलेट नेम लिखेंगे, पूरा फुल नेम देना। इफ अ सीक्वेंस इज गिवन द फर्स्ट टेम्पलेट दैट एग्जिस्ट विल बी यूज्ड। अगर आप कोई सीक्वेंस देते हैं तो उसमें पहले जो उसको मिल जाएगा, जब सर्च करेगा उसको पहले जो टेम्पलेट मिल जाएगा वो उसी को रेंडर कर देगा, उसके बाद वाले को नहीं देखेगा। लेकिन पहला वाला नहीं मिलता तो वो दूसरे वाले के पास जाएगा, दूसरा वाला भी नहीं मिला तो तीसरे वाले के पास जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये रेंडर करने का काम करता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर फुल नेम ऑफ टेम्पलेट लिखा हुआ। अभी हमारा फुल नेम वही होगा course1.html, बट आगे जब हम लोग इस कोड को और बेहतर बनाएंगे तो यहाँ कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी, बट फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान में रखिए, वहाँ का वहाँ देख लेंगे। यहाँ बस इतना ध्यान में रखिए कि हमारा टेम्पलेट का नाम .html के साथ हमें लिखने का है। नेक्स्ट जो हमारा है कॉन्टेक्स्ट, इसमें एक डिक्शनरी होता है, और डिक्शनरी ऑफ वैल्यू टू ऐड टू द टेम्पलेट कॉन्टेक्स्ट। या हम लोग एक डिक्शनरी लिखते हैं। अब डिक्शनरी आप बनाकर उसका डिक्शनरी का नाम लिखिए, या फिर डायरेक्टली कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर डिक्शनरी बना लीजिए, जैसी मर्जी आप वैसे लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट दिस इज एम्प्टी डिक्शनरी। इफ अ वैल्यू इन द डिक्शनरी इज कॉलेबल द व्यू विल कॉल इट जस्ट बिफोर एंटरिंग द टेम्पलेट। तो ये भी मैं आपको दिखा दूंगा एग्जाम्पल में, लेकिन अभी नहीं, जब डायनेमिक देखेंगे तब। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है कंटेंट टाइप। द MIM टाइप टू यूज फॉर द रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट डिफाइन टेक्स्ट डिफॉल्ट टू टेक्स्ट /HTML। बाय डिफॉल्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग नहीं भी करते हैं, यानी कि क्या हमारा रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट है उसके लिए क्या MIM टाइप होगा वो हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पर। तो हम लोग HTML यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा था कि टेम्पलेट फाइल आपका कोई भी टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट हो सकता है, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं कि वो HTML ही होगा, वो XML भी हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट हो सकता है। तो जो भी हमारा रिजल्टिंग होगा, हमारा अभी रिजल्टिंग क्या है, हमारा HTML है, तो उसके लिए हम लोग MIM टाइप लिखते हैं text/HTML। ये कौन किस किस टाइप का होता है, कितना टाइप है इसका, ये हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है HTML में, तो यहाँ उसको हम लोग मिक्स नहीं करते हैं। देन स्टेटस की बात करें तो ये स्टेटस कोड फॉर द रिस्पॉन्स, यानी कि रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसका हम लोग यहाँ पर स्टेटस लिखते हैं। जैसे कि मिल रहा है तो हम लोग 200 मीन्स ओके। तो बाय डिफॉल्ट 200 हमारा यहाँ पर रहता है स्टेटस में। देन यूजिंग में द नेम ऑफ अ टेम्पलेट इंजन टू यूज़ फॉर लोडिंग द टेम्पलेट, यानी कि अगर आप अलग अलग टेम्पलेट इंजन यूज़ करते हैं, जैसे अभी हम लोग क्या कौन सा टेम्पलेट इंजन यूज़ कर रहे हैं, मतलब अभी तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो हमारा स्टैटिक टेम्पलेट फाइल है, बट जब डायनामिक देखेंगे तो हम लोग टेम्पलेट इंजन यूज़ करेंगे। तो हम लोग जेंगो में यूज़ करते हैं जेंगो टेम्पलेट इंजन। अगर आप जेंगो में जिंजर 2 यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नेम उसका दे सकते हैं कि आप कौन सा टेम्पलेट इंजन यूज़ कर रहे हैं, कौन सा टेम्पलेट इंजन यूज़ करके टेम्पलेट को लोड किया जाए। ओके, बट जिंजर 2 का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ में नहीं करेंगे। हम लोग जो हमें डिफ़ॉल्ट मिलता है जेंगो टेम्पलेट इंजन उसी को लेकर चलेंगे। बहुत लोग जिंजर 2 यूज़ करते हैं जेंगो के साथ, बिकॉज वो एडवांस है, थोड़ा सा इससे बेहतर है, यानी कि हमें जो मिलता है इसमें जेंगो में जेंगो टेम्पलेट इंजन उससे बेहतर है जिंजर 2। बट जिंजर 2 देख कर बनाया गया है इसी को, जेंगो टेम्पलेट इंजन को। अच्छा, ये डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं डिस्कशन कर दूंगा। जब हम लोग जेंगो टेम्पलेट इंजन पढ़ेंगे तब मैं आपको जिंजर 2 के बारे में बता दूंगा थोड़ा सा, तो वहाँ देखेंगे। अभी बात करते हैं रेंडर फंक्शन की। तो हमने सारे पैरामीटर को देख लिया डिटेल में कि कौन सा क्या है और कौन सा किस में बाय डिफ़ॉल्ट क्या हमें वैल्यू देखने को मिलता है। अभी इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंटेक्स हमारा ये है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो सिंपली मैंने ये लिखा हुआ है, जिसमें मैंने सारे आपको यहाँ पर दिखाए हैं, मतलब पैरामीटर्स का वैल्यू दिखाया है। रेंडर हमारा ये फंक्शन है,
रिक्वेस्ट तो होगा ही, ये लिखना है। देन हमारा यहाँ टेम्पलेट फाइल का नाम हो गया, course1.html लिख दिया मैंने। देन कॉन्टेक्स्ट, ये हमारा एक डिक्शनरी होगा जो हमने कहीं अपने views.py फाइल में कहीं बनाया होगा, वही मैंने डिक्शनरी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। ये नाम कुछ भी हो सकता है। देन कंटेंट टाइप मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर XML है तो मैंने XML लिखा। बाय डिफ़ॉल्ट ये text/HTML होता है, बट अब की बार मुझे XML मिलना है तो मैंने XML का लिखा हुआ है कंटेंट टाइप। स्टेटस मेरा अभी भी ओके होगा, मतलब 200 होगा, तो मैंने इसको नहीं लिखा। यूजिंग नन मैंने नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मुझे जिंजाटो यूज़ नहीं करना है। तो सारी चीज़ें बाकी हमने एज इट इज़ रहने दी हैं। जो चेंज करना है वह चेंज करना है, जो नहीं चेंज करना है वह नहीं चेंज करना है। इसमें से 2 चीज़ें मैंडेटरी है, ये वाला और ये वाला आपको देना पड़ेगा अगर आप रेंडर फंक्शन यूज़ करते हैं तो। बाकी सब कुछ ये ऑप्शनल है, नहीं भी लिखेंगे तो ये हमारा काम चलेगा। अब पूरा मैसी हो गया तो एक बार हम लोग फिर से इसको समझ लेते हैं कि ये वाला हमारा है पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर अभी तक का। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यूज़ करने वाले हैं टेम्पलेट्स का, टेम्पलेट फाइल का। तो पहले टेम्पलेट्स हमने पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बना लिया, हमने टेम्पलेट फोल्डर बना लिया, ऐड कर लिया, टेम्पलेट्स फाइल बना लिया। अब कोड लिखने की बारी है। तो कोड लिखना शुरू करेंगे हम लोग टेम्पलेट्स फाइल से। तो टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर जो हमारा फाइल है course1.html, उसके अंदर मैंने HTML का कोड लिखना शुरू किया। तो ये मैंने HTML का कोड जितना मुझे आ सकता था मैंने लिख दिया। मैंने सिंपली स्क्रीन पर दिखाने के लिए लिखा हुआ है हेलो जेंगो, ये मुझे वेब पेज में दिखाई देगा। अब इस चीज़ को रेंडर करवाना है मुझे views.py फाइल में जाकर। ये मेरा जो फाइल है ये किस ऐप के लिए, मेरा कोर्स ऐप के लिए। तो मुझे कोर्स ऐप के views.py फाइल में जाना है और मुझे यहाँ पर ऐसा कोड लिखना है जिससे कि ये वाला हमारा रेंडर हो सके। तो कैसे लिखेंगे वाला कोड, पहले तो इस फाइल में जाइए, यानी कि views.py फाइल में जाइए कोर्स वाले की, या फिर जिस भी एप्लीकेशन में आप इसको रेंडर करवाना चाहते हैं उस एप्लीकेशन के views.py फाइल में जाना है। देन वहाँ पर पहले आपको इंपोर्ट कर लेना है रेंडर फंक्शन को। देन फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाने के बाद सिंपली आपको इस तरीके से रेंडर फंक्शन को यूज़ करना है। यहाँ हमने क्या किया, हमने df लिखा, अपने फंक्शन का नाम लिखा, रिक्वेस्ट तो हमें लिखना है। देन रिटर्न रेंडर फंक्शन जिसमें रिक्वेस्ट लिखा और हमने टेम्पलेट फाइल का नाम लिखा हुआ, बिकॉज हमें ये वाला टेम्पलेट फाइल रेंडर करवाना है तो हमने ये वाला लिख दिया। तो जब भी URL हिट होगा और ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो ये वाला टेम्पलेट रेंडर होगा और यूज़र को स्क्रीन पर दिखाई देगा। जो भी इसमें कोड लिखा होगा वो रेंडर होकर यूज़र को दिखाई देगा। ओके, तो ये पूरा सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपके समझ में आ गया है अच्छे तरीके से। तो अब इस पूरे को ध्यान में रखने के लिए हम लोग गीकी स्टेप्स देखेंगे। पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, एप्लीकेशन क्रिएट कर लेना है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। देन टेम्पलेट्स फोल्डर क्रिएट करना है, कहाँ पर, रूट डायरेक्टरी के अंदर, यानी कि ये हमारा रूट डायरेक्टरी हो गया। यहाँ पर हमने क्रिएट किया फोल्डर टेम्पलेट्स नाम का। उसके बाद इसको हमें ऐड करना पड़ेगा settings.py फाइल में। settings.py फाइल कहाँ, इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो settings.py फाइल है यहाँ पर हमें ये वाला फोल्डर ऐड करना है। ऐड करने के लिए पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे template_dir, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। देन ये वाला कोड आपको लिखना है। देन आपको टेम्पलेट्स लिस्ट में जाना है और dirs में ये वाला वेरिएबल यहाँ पर लिख देना है, बस काम खत्म। इसके बाद आप क्रिएट कर लीजिए टेम्पलेट फाइल। मैंने यहाँ पर टेम्पलेट्स फाइल क्रिएट कर लिया है। टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर जितनी मुझे आ सकता है उतनी मैं क्रिएट कर सकता हूँ जब चाहूँ तब। देन आपको व्यू फंक्शन लिखना है इन को रेंडर करने के लिए, और व्यू फंक्शन के अंदर वो रेंडर फंक्शन का यूज़ करेंगे। देन आप व्यू के लिए URL डिफाइन करेंगे और आप टेम्पलेट्स फाइल का कोड लिखेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये ऑर्डर में नहीं है, स्टेप्स ऑर्डर में कभी नहीं होते हैं, ठीक है। ऑर्डर में क्या होता है, आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, एप्लीकेशन क्रिएट करना है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, ये ऑर्डर में है। अब पहले एप्लीकेशन क्रिएट नहीं कर सकते, आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप एप्लीकेशन को क्रिएट करने से पहले उनको इंस्टॉल नहीं कर सकते, आपको पहले एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ेगा, देन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये 4 ऑर्डर में है, यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करने। देन रूट डायरेक्टरी के अंदर आपको टेम्पलेट्स फोल्डर बनाना है, तभी तो आप इसके अंदर फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो रूट डायरेक्टरी के अंदर आपको टेम्पलेट फोल्डर बनाना है, देन उसको ऐड कर लेना है। ये 2 स्टेप्स आपको साथ में कर लेने हैं। देन उसके बाद आप फाइल्स बना लीजिए। अब फाइल्स बनाने के बाद आप डायरेक्ट उसमें कोड लिख रहे हैं, या फिर आप फाइल्स बनाकर फिर आप व्यूज़ बनाएंगे, उसके बाद आप URL डिफाइन करेंगे, उसके बाद कोड लिखेंगे, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ से यहाँ तक का ऑर्डर आप पर
डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ इधर जो स्टेप्स हैं ये फिक्स हैं, इसी ऑर्डर में होंगे। ओके, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। मैं ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऑर्डर फॉलो करने का आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर, बट जो स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं ऑर्डर में वह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस तरीके से आप करेंगे तो आपसे कभी कुछ मिस नहीं होगा। तो गाइज़ ये था ये कि स्टेप्स टेम्पलेट्स फाइल को क्रिएट करने का, उनको लिखने का। अभी ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। वैसे मैं चाहता हूँ कि मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँ GS10 देन मैं ये सारे काम करूँ जो मैंने अभी आपको दिखाया है, और GS9 को एज इट इज़ जहाँ तक था वहीं तक रहने दूँ। लेकिन उससे हमारा फिर बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्विकली GS10 क्रिएट कर लेता हूँ और ये सारे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देन आपसे मिलता हूँ इसी सेम स्क्रीन के साथ। मैंने सब कुछ फिर से क्रिएट कर लिया है। GS10 नाम का एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया जिस पर मैंने 2 एप्लीकेशन बनाया, कोर्स, फीस। देन ये हमारा इनर प्रोजेक्ट फोल्डर है, देन हमारा टेम्पलेट्स फोल्डर है जिसके अंदर ये सारे फाइल्स हैं। तो जैसा GS9 हमने छोड़ा था बिल्कुल उसी को मैंने यहाँ पर GS10 में बनाया हुआ है। अभी हम लोग बात करेंगे कि हम लोग टेम्पलेट्स फाइल को लिखेंगे कैसे, जो हमारा अभी का मेन मुद्दा है। इसमें आपको बस कुछ नहीं लिखना, आप फाइल्स को ओपन कीजिए। मेरी ये टेम्पलेट्स फाइल है, मैंने इसको ओपन किया और मुझे यहाँ पर HTML का कोड लिखना है। HTML का कोड मैं बेहद ईजी से लिख सकता हूँ बिकॉज ये HTML फाइल है, तो ये मेरा HTML का कोड आ गया। ये मैं पाइथन में नहीं कर सकता था, एमिट का मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ जो कि मुझे VS कोड से मिल जाता है। तो मैं सिंपली क्या लिखूँगा यहाँ पर, इसको हटा, ये course1.html फाइल है, इसको मैं हटा कर क्या कर देता हूँ, Django यहाँ लिख देता हूँ टाइटल में, और यहाँ मैं एक H1 लिखूँगा हेलो Django। ओके जी, हेलो Django लिख दिया। अभी दूसरा वाला फाइल में ले आता हूँ, मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने से फ़ायदा नहीं है। और ये हमारा यहाँ पर पेस्ट, और इसमें हम लोग हेलो Django की जगह ये पाइथन है, कोर्स 2 मेरा पाइथन बनेगा, तो मैं हेलो पाइथन लिख देता हूँ और मैंने इसको कर दिया सेव। इस तरीके से फीस 1 है, तो मैं इसको यहाँ पर हम लोगों ने इसको चेंज नहीं किया, मैं चेंज कर दूँगा इसको, ये Django रहने देता हूँ और इसका फ़ीस है 300। यहाँ पर लिख दिया मैंने 300 रुपीज़। फीस 2 को भी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला पूरा कॉपी, और ये हो गया मेरा पेस्ट। ये हम लोग पाइथन कर देंगे बिकॉज ये पाइथन के लिए है, तो पाइथन लिख दिया और इसका हम लोग कर देंगे 200 रुपीज़। और हमने बीच में यहाँ पर एक छोड़ा हुआ था, ये Django नहीं पाइथन होगा। ये तो हमारा अपना लॉजिक है। तो हमने जो हमारा टेम्पलेट फाइल था उसमें हमने सारा कोड लिख लिया। अब इसको रेंडर करने के लिए हमें व्यू फाइल भी लिखना पड़ेगा। तो सिर्फ टेम्पलेट फाइल लिखने से हमारा काम नहीं बनने वाला। हर एक टेम्पलेट फाइल को रेंडर करने के लिए हमें views.py फाइल में जाना है और उसको रेंडर करना था। मान लीजिए कि मुझे कोर्स 1 कोर्स 2 को रेंडर करवाना है कोर्स एप्लीकेशन में, तो मैं कोर्स एप्लीकेशन में जाऊँगा, यहाँ views.py फाइल में जाऊँगा, और यहाँ पर अब ये वाला कोड नहीं चलेगा बल्कि ये हटाकर मुझे लिखना पड़ेगा रेंडर फंक्शन। तो मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ रेंडर। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब आप रेंडर लिखते हैं तो आप HTTP रिस्पॉन्स यूज़ नहीं कर सकते। मुझे यहाँ पर HTTP रिस्पॉन्स भी चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ, मैं दोनों को, इसको भी रहने दूंगा और रेंडर भी यूज़ करूँगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पाइथन कोड ही तो है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप जब आप रेंडर यूज़ करते हैं तो आप कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं बना सकते जो कि HTTP रिस्पॉन्स हमें दे। अगर आपको आवश्यकता है तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादातर समय में आपको रेंडर फंक्शन ही यूज़ करना होता है और ये वाला हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। बट इन केस ऐसा होता है तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से अलग अलग फंक्शन में रिटर्न लेकर। तो मुझे यहाँ पर लर्न Django, ये जो हमारा ये कॉल होगा जब इसका URL हिट होगा तो मुझे इसके कॉल होने पर रेंडर करवाना एक टेम्पलेट फाइल। तो मैं यहाँ लिखूँगा रिक्वेस्ट, देन यहाँ टेम्पलेट फाइल का नाम, तो मेरा टेम्पलेट फाइल का नाम है course1.html लिख दिया मैंने, course1.html। सिंपली इसी तरीके से मैं यहाँ पर पाइथन के लिए भी लिख दूँगा, तो पाइथन रिक्वेस्ट कोर्स 2 HTML सेव कर दिया। अभी मुझे अगर मुझे HTTP रिस्पॉन्स भी चाहिए तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे करके और ये हटा दूँ, HTTP रिस्पॉन्स लिखा, देन मुझे यहाँ पर चाहिए समथिंग, और ये हमारा फंक्शन का नाम चेंज रहेगा ऑब्वियसली, ये तो चेंज होगा ही, मान लीजिए समथिंग। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यानी कि हमारा ये फंक्शन रेंडर करेगा, ये भी फंक्शन रेंडर करेगा, और ये फंक्शन हमारा HTTP रिस्पॉन्स हमें देगा। ओके, तो ऐसा भी कर सकते हैं, बट इसकी आवश्यकता नहीं है मुझे, तो मैं इसको हटा देता हूँ।
अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो हम लोग HTTP रिस्पॉन्स कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर से इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और रेंडर हमारा पहले से इंपोर्ट करके रखा हुआ है तो इसे हमें इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद हमारा इस फंक्शन के साथ जो भी URL है, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो इस फंक्शन के साथ हमारा ये वाला URL है, तो इस URL के हिट होने से ये फंक्शन हमारा चलेगा और ये फंक्शन इस टेम्पलेट फाइल को रेंडर करके यूज़र को दिखाएगा। ईजी। यही तरीका हम लोग फीस एप्लीकेशन में भी अपनाते हैं। तो मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। फीस एप्लीकेशन में चलते हैं, इसके व्यूज़ में जाते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। देन हम लोग यहाँ से चेंज कर देंगे इसको। ये क्या था, अरे यार मुझे याद नहीं, फीस था, तो इसको मैंने पेस्ट किया। यहाँ पर बस मैं लर्न की जगह क्या कर देना है, फीस, और यहाँ पर कर देना है फीस। और इसका जो अपना टेम्पलेट फाइल होगा उसको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ इसका टेम्पलेट फाइल है fees1 और ये fees2। ओके, कुछ सेव कर दिया, सब कुछ सेव हो गया। अब हमें बस इसको चेक करना है कि हमारा सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना था। हमने क्या किया, हमने पहले टेम्पलेट्स फाइल का कोड लिख लिया। देन हमने उसके लिए व्यू फंक्शन बनाया जिसमें हमने रेंडर फंक्शन को यूज़ किया, रिक्वेस्ट लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर हमने टेम्पलेट फाइल का नाम लिख दिया कोड्स के अंदर में। बस इतना ही किया हमने। वैसे ज़रूरी नहीं है कि पहले आप इसको बनाइए, फाइल को लिखिए, उसके बाद ही आप व्यूज़ में आकर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं, आप व्यूज़ में पहले लिखिए, पहले आप रेंडर फंक्शन बना लीजिए, उसके बाद आप अपने टेम्पलेट फाइल में जाकर कोड लिखिए। ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने लिख दिया तो ऐसा नहीं है कि अब हम लोग यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पर एडिट करना आप एडिट कर सकते हैं, तो फ्रंट एंड का काम है। हमने सर्वर स्टार्ट नहीं किया है तो हम लोग टर्मिनल में पहले जाएंगे, सर्वर स्टार्ट करेंगे, रन सर्वर करते हैं। हमारा देखिए कोई एरर है क्या, कोई एरर मुझे अभी तक तो नज़र नहीं आया है। चलिए हम लोग अपना रन करते हैं, URL हिट करवाते हैं। देखिए हमारा COR लर्न DJ में हमारा ये वाला रन होकर हमें दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से लर्न PY में देखेंगे आप तो आपको लर्न हेलो पाइथन दिखाई देगा। साथ में यहाँ टाइटल आप देख सकते हैं, यहाँ टाइटल अब हमें पाइथन दिखता है। देन FE फीस DJ करेंगे तो यहाँ पर आपको जेंगो दिखाई देगा। टाइटल में देखिए उसी तरीके से FE फीस PY करेंगे तो हमें 200 दिखाई देगा। साथ में टाइटल भी हमारा चेंज हो रहा है। मैं आपको CSS अप्लाई करके दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में भी आएगा और थोड़ा सा बढ़िया भी लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, CSS अप्लाई करेंगे यहाँ पर। इसलिए हम लोग लिखेंगे स्टाइल और लिखेंगे बॉडी। इसमें बैकग्राउंड कलर देंगे हम लोग, बैकग्राउंड कलर। देखिए हमें ऑटो कंप्लीट भी मिल जा रहा है। इसमें हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देंगे, हमारा टेक्स्ट कलर तो ब्लैक रहता है, और रेड दे देता हूँ। इसको हमने कर दिया सेव। देखिए हमारा course1.html जब रेंडर होगा तो हमें ये लाल कलर में दिखाई देगा। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो हमारा अभी fees.py फाइल है, इसमें नहीं है हमारा लाल कलर। हमारा लाल कलर है कोर और इसका नाम है लर्न जेंगो हमारा course1 टेम्पलेट पर है। इसको रन करेंगे तो देखिए हमारा CSS अप्लाई होकर हमें मिलेगा। इसी तरीके से आप बाकी टेम्पलेट फाइल में भी, जो भी आपके टेम्पलेट फाइल हैं उनमें आप CSS अप्लाई करके देख सकते हैं। आप चाहें तो जावास्क्रिप्ट भी अप्लाई करके देख सकते हैं। आपको स्क्रिप्ट टैग जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, वैसे आप कर सकते हैं अब, बिकॉज अब आप हैं HTML के फाइल में। ओके, तो ये है गाइज कि किस तरीके से आप टेम्पलेट के लिए फोल्डर स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, किस तरीके से टेम्पलेट्स फाइल बनाएंगे, किस तरीके से उसमें कोड लिखेंगे और उसको हम लोग व्यू फंक्शन में कैसे रेंडर करवाएंगे। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में समझी है। मुझे उम्मीद है कि आप में से सभी को समझ में आया होगा और आप इसमें काम कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसलिए मैंने समय लेकर धीरे धीरे बताया है। इस चीज़ को और बेहतर कर सकते हैं। बेहतर करने से कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि अभी हम लोग इस प्रोजेक्ट को देखें GS10 को, हमारे पास 2 एप्लीकेशन है जिसका हमने टेम्पलेट्स फोल्डर में टेम्पलेट फाइल क्रिएट किया है 4। क्या इतने से हमारा काम हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि अभी 2 कोर्स था तो मैंने 2 फाइल क्रिएट किया। मेरे पास 100 कोर्स होगा, मतलब जेंगो है, पाइथन है, C है, C++ है, PHP है, और मैं सबका अलग अलग क्रिएट करना चाहता हूँ तो मेरे पास 100 HTML फाइल्स यहाँ पर होंगे। हो सकता है कि मेरे पास 100 एप्लीकेशन हो और हर एप्लीकेशन का 100 HTML फाइल हो, तो बहुत सारा फाइल एक इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर हो जाएगा और हमारा मेसी हो जाएगा। हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा फाइल कहाँ पर है और कौन सा फाइल किस एप्लीकेशन के लिए है, पता नहीं चलेगा।
तो इस चीज़ को आप बेहतर कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को, इस फोल्डर स्ट्रक्चर को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। कोड लिखने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ माइनर चेंजेस होंगी, बट कोड लिखने का तरीका मैक्सिमम सेम रहेगा। आपको वही सेम रेंडर फंक्शन यूज़ करना है, सेम तरीके से सब कुछ सेम तरीके से करना है, ठीक है। बस कुछ माइनर चेंजेस हम लोग करेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर इतना दूर तक आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस कोड को और बेहतर हमने उस वीडियो में बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।